कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क 5 मिनट इसके ऊपर लगाएंगे, नहीं 5 नहीं 10-15 जनाब। इसके अंदर कोई 7-8 चैप्टर है। ओरिजिनल स्टैंडर्ड के ऊपर अगर आप जाएं, ये मोटे मोटे पहले ही हेडिंग्स दी हुई हैं 4-5-8 चैप्टर्स की। अगर वो कह देता है आपको लिखने के लिए 8 चैप्टर कौन कौन से हैं, तो चुप करके यहाँ से देख के लिख लेना। ऑब्जेक्टिव जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरे नंबर पर आता है क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरे नंबर पर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्टिंग एंटिटी, चौथे नंबर पर आता है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 5वें नंबर पर आता है रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन, 6ठे नंबर पे आता है मेजरमेंट बेसिस, 7वें नंबर पे आता है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, 8वें नंबर पर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस। मेजरमेंट बेसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया विद रिस्पेक्ट टू थ्योरी, विद रिस्पेक्ट टू थ्योरी के मेजरमेंट बेसिस कौन कौन सी हैं। एक हिस्टोरिकल कॉस्ट है, एक करंट वैल्यू है। आगे चल के इस पैरे पे चलते हैं, वहां पर जाकर देखते हैं 6.1 ये सेम पैरा नंबर्स आपकी स्टडी टेक्स्ट के अंदर ऐड अप हो चुके हुए हैं। बुक में भी सेम पैरा नंबर अवेलेबल है। अगर दिमाग खराब है तो रट्टे लगाइएगा, और अगर दिमाग सही है तो जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा और स्टैंडर्ड साथ रखिएगा, और स्टैंडर्ड को हाईलाइट करके रखिएगा। हाईलाइट हुए होंगे स्टैंडर्ड तो चीजें मिलेंगी, अगर हाईलाइट नहीं हुए होंगे फिर टक्करें लगेंगी। बस ये पक्की सच्ची सी बात है। आप चीज सिर्फ वो वहां पर ढूंढ सकते हैं जिसको आपने पहले से पढ़ा हुआ हो। और अगर आप आखिरी दिन उठाकर ये कहें कि बस मैं ये चीजें देख लेता हूं, ये पैरास को एनसर्कल कर लेता हूं, तो फिर बिलीव मी उसमें से चीजें निकलना मुश्किल काम है। फिर इट्स अ टाइम वेस्टेज एट द एंड ऑफ इन द पेपर। लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है देन इट इज अ वेरी बेनिफिशियल थिंग। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है जी? हिस्टोरिकल कॉस्ट जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट ये होता है जनाब कि आपने एसेट लिया है, एसेट लेके डेप्रिशिएट कर रहे हैं। आपने 1 मिलियन का एसेट लिया था, आज वो 1.5 करोड़ का है, लेकिन हम किताबों में किस पे रख रहे होते हैं? 6 लाख के ऊपर, 4 लाख के ऊपर डेप्रिशिएट होके। हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो ही नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं। दिस इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, दिस इज हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर हमने रखा हुआ है। इंट्रोडक्शन कहता है एलिमेंट्स रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स। बिल्कुल ठीक बात की है, मॉनेटरी टर्म्स में होती है। दिस रिक्वायर्स द सिलेक्शन ऑफ मेजरमेंट बेसिस। अ मेजरमेंट बेसिस इज एन आइडेंटिफाइड फीचर। फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर वैल्यू और फुलफिलमेंट वैल्यू ऑफ एन आइटम बीइंग मेजर्ड। फेयर वैल्यू, क्या IS 40 के अंदर फेयर वैल्यू के ऊपर चलते हैं आप? इट्स अ मेजरमेंट, अनदर मेजरमेंट बेसिस। और लायबिलिटी आप फुलफिल कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? लायबिलिटी को आप फुलफिल कर रहे होते हैं, तो लायबिलिटी के लिए फुलफिलमेंट वैल्यू इस्तेमाल की जाती है, ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अप्लाइंग मेजरमेंट बेसिस टू एन एसेट और लायबिलिटी क्रिएट्स अ measure for the asset or liability and for related income and expenses. ओके, आगे मेजरमेंट बेसिस में हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है जी? हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन एसेट व्हेन इट इज एक्वायर्ड और क्रिएटेड इज द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड इन एक्वायरिंग और क्रिएटिंग द एसेट comprising the consideration paid or acquire or create an asset plus transaction cost etc etc। क्या एसेट के अंदर आप जो कॉस्ट डिटर्मिनेशन करते हैं उसके अंदर मेन वैल्यू होती है प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फलाना 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 टिमकाना, इंश्योरेंस, ये वो सारा कुछ शामिल होता है। वो एक लंबी लिस्ट, ठीक। तो ये वही वाली बात कर रहा है कि एसेट प्लस उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और अगर क्वेश्चन आपको आ गया
व्हाट आर द डिफरेंट मेजरमेंट बेसिस। फिर हिस्ट्री के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जब ये ओपन बुक नहीं था। जब ये ओपन बुक हो गया था तो एक क्वेश्चन आया था ट्रू एंड फॉल्स का, और वो इसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों से स्टेटमेंट उठाई थी और उसने क्या किया था, कहा था आओ क्वेश्चन करो, और उसमें से 8 में से 5 या 6 आराम से डायरेक्टली देख के हो सकती थी, प्रोवाइडेड आपने यहां से पढ़ा होता या आपको इसको पढ़ना आता होता तो भी आपने ढूंढ लेना था। अच्छा जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ अ लायबिलिटी व्हेन इट इज इनकर्ड और टेकन is the value of the consideration received to incur or take on the liability minus transaction cost। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जनाब जो एक लायबिलिटी होती है, मैं एक लोन लेता हूं, से क्या करता हूं, मैं एक लोन लेता हूं, तो लोन लेने पर क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है दरमियान में कोई इंटरमीडियरी, दरमियान में बंदा शामिल हो जो मुझे लोन लेकर दे रहा हो? पॉसिबल है? कोई मैं कमीशन दरमियान में दे रहा हूं? पॉसिबल है ना? तो जो लोन लिखा जाना है उसमें से ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो क्या कर देनी है, एक हिसाब से लेस कर देनी है। गो के कॉन्सेप्ट आपसे जरा सा आगे का है। IFRS 9 में ऐसे काम करते हैं, FAR 2 में क्या करते हैं, IFRS 9 में ऐसा काम करते हैं। अगर कोई FAR 2 का भी बंदा है तो ज़्यादा जल्दी समझ जाएगा, कोई FAR 1 का ही बंदा है तो बस इतना समझ जाओ। जो लिखा हुआ है हल्की सी बात मैंने कर दी है कि लायबिलिटी के अंदर क्या होता है, साथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस कर देते हैं, खर्चा कम हो जाता है। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में डेबिट एंड क्रेडिट की सूरत में कहूं तो लोन एक क्रेडिट है, लोन एक क्रेडिट है, और क्रेडिट में से डेबिट क्या होता है, लेस होता है। तो एक्सपेंस क्या है, डेबिट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है, डेबिट। और ऑन अदर हैंड एसेट्स में अगर हम कहें कि एसेट तो खरीदा तो 16 रुपए का था, उसके अंदर साथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या कर रहे हैं, ऐड अप कर रहे हैं, तो डेबिट में डेबिट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसी वजह से एसेट्स में प्लस आ रहा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और लायबिलिटीज में क्या आ रहा है, माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ रहा है। अब तो कुछ समझ लग गई होगी थोड़ी बहुत ही, ठीक है जी। तो ये डेबिट एंड क्रेडिट बड़े आराम से समझ लगता है। डेबिट में डेबिट क्या होती है जी, ऐड होता है, डेबिट में डेबिट ऐड होता है, और लायबिलिटी क्रेडिट में से डेबिट लेस होता है। डन हो गया जी। तो ये होगी आपकी, इधर भी यही लिखा हुआ है, डेबिट में डेबिट ऐड और लायबिलिटी में डेबिट में से क्रेडिट लेस। और यहां पर भी मिसाल मैंने लोन की दी हुई है, वाह जी वाह। अच्छा जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन एसेट अपडेटेड ओवर टाइम टू शो, डिपिक्ट मतलब शो, इफ एप्लीकेबल। हिस्टोरिकल कॉस्ट में आगे शो की जाती है कंजम्पशन वगैरह, जैसे आप एसेट खरीदते हैं तो वो कंज्यूम हो जाता है और आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। पेमेंट रिसीव दैट एक्सटिंग्विश पार्ट और ऑल ऑफ एसेट, आप वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो उसकी पेमेंट क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, कि आप उसे गेट आउट बोल रहे हैं। The effect of events that cause part or all of the historical cost of the asset to be no longer recoverable, आप इम्पेयर कर देते हैं उसको कि वो अवेलेबल नहीं है, डाउन हो गई। हिस्टोरिकल कॉस्ट डाउन होने की बात कर रही है। एक्रूअल ऑफ इंटरेस्ट टू रिफ्लेक्ट एनी फाइनेंसिंग कंपोनेंट ऑफ द एसेट, ये है वंस अगेन FAR 2 वाले ज़्यादा जल्दी समझ जाएंगे और FAR 1 वालों को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। एक होती है डिसमेंटलिंग कॉस्ट, पढ़ा होगा, पढ़ाया भी होगा, क्या होती है जी, IAS 16 में डिसमेंटलिंग कॉस्ट होती है। क्या होती है जी, क्या आप कुछ अरसे बाद क्या कर देंगे, इसे डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो डिस्पोज ऑफ करते हुए एक खर्चा आता है, ठीक, उसकी फ्यूचर वैल्यू की आप क्या निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, ताकि आपका खर्चा क्या हो,
आज है ऐड हो, वर्ड हमने वहां पर पढ़ा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ठीक है जी, तो अज्यूम करते हैं ये फ्यूचर के अंदर 5 लाख का खर्चा है, आज मैंने प्रेजेंट वैल्यू एसेट की कॉस्ट का पार्ट ये बना दिया, मैंने एंट्री पास की पीपीई डेबिट और डिसमेंटलिंग लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक, तो अब इस लायबिलिटी को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर ये 5 लाख पर लेकर जाना है ओवर द स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। तो फिर क्या किया जाता है, इसको बढ़ाने के लिए हर साल एक्सपेंस बुक किया जाता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट डिसमेंटलिंग लायबिलिटी क्रेडिट। आपकी कोर्स में है नहीं ये चीज़, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपके कोर्स में बस यहाँ तक किया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग लेनी है बस, बाकी की सारी कहानी FAR2 के लेवल की है। लेकिन जो वर्ड यूज़ किया है उसने, उसको समझाने के लिए ज़रूरी है कि एक्रूअल ऑफ इंटरेस्ट टू रिफ्लेक्ट एनी फाइनेंसिंग कंपोनेंट ऑफ द एसेट। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट डिसमेंटलिंग लायबिलिटी क्रेडिट, दिस इज द इजीएस्ट टू डिस्क्राइब एट दिस लेवल। डन हो गया जी। तो ये आपकी आ गई मेजरमेंट बेसिस हिस्टोरिकल कॉस्ट। Historical cost of a liability is updated over time to show if applicable. Number 1, fulfillment. आप fulfill कर रहे हैं of or all the liability, for example, by making payment that extinguish part or all of the liability, or by satisfying an obligation to deliver goods. असल चीज़ क्या है, आपके लिए वर्ड है fulfillment ऑफ अ लायबिलिटी। आप फुलफिल कर देते हैं, आप लायबिलिटी पे कर देते हैं, लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट। इफेक्ट और इवेंट दैट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द ऑब्लिगेशन, कोई और मजीद आ जाती है, कोई और लायबिलिटी एडअप हो जाती है, कोई और पेएबल है, परचेज डेबिट पेएबल क्रेडिट हो गया, कोई मजीद पेएबल क्रिएट हो गया। अ लायबिलिटी इज ऑनरस इफ the historical cost is no longer sufficient to show the obligation to fulfill the liability। ये भी आपसे पूछा जा सकता है आपके लेवल पर ऑनरस की कहानी, क्योंकि लिखी हुई है a liability is onerous। ऑनरस का मतलब क्या होता है? ऑनरस का मतलब होता है कि जनाब मसलन एक आपने शॉप ली रेंट पर, और रेंट पर जो शॉप ली, अब आपका बिजनेस नहीं चला, लेकिन एग्रीमेंट किया हुआ था कि आप पूरे साल का किराया देंगे ही देंगे। तो अब बिजनेस नहीं चला, 4 महीने बाद आपने क्या कहा है, हम छोड़ रहे हैं, तो बाकी 8 महीने का किराया देना ही देना है, चाहे आप वो रखें चाहे छोड़ दें। तो दिस इज अ ऑनरस लॉस, और इसके अंदर एक्रूअल ऑफ इंटरेस्ट एड अप हो जाएगा लायबिलिटी का। अगली चीज आती है नेक्स्ट मेजरमेंट बेसिस है करंट वैल्यू। क्या जी? करंट वैल्यू मेजरमेंट। दूसरी मेजरमेंट बेसिस क्या है? करंट वैल्यू। करंट वैल्यू मींस आज की वैल्यू। आज की वैल्यू के अंदर 2 किस्म की चीजें आ जाती हैं। नंबर 1 फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू IAS 40 के अंदर इस्तेमाल करते हैं आप हर साल क्या करते हो, फेयर वैल्यू पर ले जाते हो। दूसरी चीज वैल्यू इन यूज ऑफ द एसेट एंड फुलफिलमेंट वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी। आप IAS 36 में वैल्यू इन यूज करते हो। फेयर वैल्यू मार्केट में अवेलेबल ना भी हो तो आपके अपने कंट्रोल में होती है वैल्यू इन यूज, और आप फिर रिकवरेबल अमाउंट क्या करते हो, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो अगर वैल्यू इन यूज जीत गई फिर तो एसेट किस पर आएगा, वैल्यू इन यूज पर आएगा। तो ये है करंट वैल्यू के अंदर एक IAS 40 की मिसाल, एक वैल्यू इन यूज में किस चीज की मिसाल, इंपेयरमेंट IAS 36 की, रिकवरेबल अमाउंट में वैल्यू इन यूज। तीसरी चीज है करंट कॉस्ट। क्या है? उसके लिए आगे कुछ लिखा हुआ है, कहता है जरा आगे जाके बढ़ो तो सही,
देखो तो सही मुझे कि ये क्या चीज़ है। फेयर वैल्यू की कहानी मैं नहीं कर रहा, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा थोड़ी थोड़ी सी। फेयर वैल्यू पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट, जो बुक में पैराज हैं एटलीस्ट वो लाजमी तौर पे देख लेने हैं। वैल्यू इन यूज क्या होती है? वैल्यू इन यूज क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, सिर्फ बेनिफिट तो नहीं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज होता है। क्या होता है? फ्यूचर कैश फ्लोज होता है। हमेशा कैश फ्लोज लेते हैं, वहां पे डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देते हैं। वहां पे कुछ एक लिस्ट आई है 36 में, क्या क्या चीजें कैश फ्लो में नहीं लेनी है आपने इवन फ्यूचर के अंदर जो उसको अपग्रेड करना है वो भी नहीं लेना, कोई टैक्स की पेमेंट है वो भी नहीं लेनी। तो फ्यूचर कैश फ्लो, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो ये लेने हैं, उस एसेट से पर्टिकुलर होकर लेने हैं। तो इस तरह की बातें हैं IAS 36 के अंदर, और वहीं से हम एक्सट्रैक्ट करते हुए बात करते हैं। और ये डेफिनेशन आप या तो रट्टा लगाएं या सही तरह से पढ़ लें। वैल्यू यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज और अदर इकोनॉमिक बेनिफिट that an entity expects to derive from the use of asset and from its ultimate disposal। तो इकोनॉमिक बेनिफिट आ जाएगा अगर वो कैश फ्लो के अंदर कन्वर्टेबल है, कैश फ्लो वाला है। फुलफिलमेंट वैल्यू क्या चीज है? एक वैल्यू इन यूज हो गई, ये आ गई वैल्यू इन यूज। एक आ गई फुलफिलमेंट वैल्यू, ये किससे रिलेट करती है? लायबिलिटी से। ये भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश है या इकोनॉमिक बेनिफिट दैट एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी ऑब्लाइज्ड टू ट्रांसफर। मींस जो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी मैंने, ये फिर क्या होगी? लायबिलिटी के हिसाब से ये फुलफिलमेंट वैल्यू होगी। क्या होगी जी? लायबिलिटी के हिसाब से ये फुलफिलमेंट वैल्यू होगी। ये मजीद बढ़ेगी, इंटरेस्ट ऐड अप होगा। 280 के अंदर 2 लाख से ऐड अप हो गया, कितना हो गया? 480। एक साल के बाद ये 480 क्या होगी? फुलफिलमेंट वैल्यू होगी। दैट हैज टू बी एक्सटिंग्विश, खत्म जिसको करना है। लें जी, because value in use and fulfillment value are based on future cash flows, they do not include transactions cost incurred on acquiring as an asset or taking on a liability. However, value in use and fulfillment value include the present value of any transaction cost expected to incur on the ultimate disposal of the asset or liability। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है फ्यूचर कैश फ्लोज नहीं लूंगा मैं, प्रेजेंट वैल्यू लूंगा उसके अंदर, क्योंकि सारी चीजों की आप क्या करेंगे? उसकी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर लेकर आते हैं। इस वजह से यहां पे वो कह रहा है कि फ्यूचर वाली वैल्यू नहीं लेनी, मैंने उसकी क्या करनी है? प्रेजेंट वैल्यू निकाल के वो वाली वैल्यू को वैल्यू इन यूज बनाना है। करंट कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। करंट कॉस्ट क्या होती है? जरा समझिएगा थोड़ा सा। एक होंडा सिटी है, क्या है? एक होंडा सिटी है। आज कितने की ली? 80 की होगी है ना कर यार, क्योंकि मुझे डरा रहा है यार। 50 के करीब की हो गई, 40 की हो गई है, 47 की हो, 50 लगा लेते हैं यार। आप मिलने लगे? नहीं भाई, अब तो कहानी मुक गई है। भावें 80 दी होवे सानू की, हाँ भावें करोड़ दी होवे, भावें 1.5 करोड़ दी हो जाए, सानू की। लेकिन यार एक होल तो उठता है ना कि 17 लाख वाली या 15 लाख वाली चीज उठा के 47 के ऊपर पहुंच गई है, 25 लाख वाली चीज उठा के करोड़ की हो गई है, तो होल तो उठेंगे ना यार। कि सोचने का सोच सकता है यार 25 लाख जमा करके वो लेनी है, वो पता चले करोड़ की हुई है, तो यार करोड़ की एक चीज ली, ठीक है, जरा थिंक बिकर
हाँ, हैवी लेवल के ऊपर सोचो। 1 करोड़ की चीज ली बेटा आपने, कितने की ली? 1 करोड़ की ली। आपने ले ली सिविक, हाय हाय हाय, सिविक ले ली आपने 1 करोड़ की। अब मजा आया। तो चलें जी, 1 करोड़ की सिविक आपने ले ली है। अब आपने क्या करना है, उसे डेप्रीशिएट किया, फिर और डेप्रीशिएट किया और किया। आपने 10 साल के अंदर उसे डेप्रीशिएट करना है। आप 4 साल गुजार चुके हुए हैं। कितने पे आई होगी? 60 लाख। 60 लाख। कितने पे होगी? 40 लाख निकल गई। कितने पे? 4 साल गुजर चुके हैं, 60 लाख पर है। ठीक। अब आपने इसकी करंट वैल्यू देखनी है। क्या देखनी है? करंट कॉस्ट देखनी है। आप क्या उसको कहोगे कि यार मैं ये ऐसा करता हूं कि मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू लगवाता हूं, ये होगी करंट कॉस्ट? नहीं, ये नहीं होगी। करंट कॉस्ट होगी 4 साल बाद आपने देखना है कि अगर आज मैं नई लूं तो आज कितने की है, आज कितने की है, 4 साल बाद और उसकी 4 साल की डेप्रिसिएशन लगाऊं तो कितने की बनेगी। दिस इज करंट कॉस्ट। चले अब वापस आते हैं। 2 साल पहले मैंने ली सिटी, कितने की? 25 लाख की से। मैंने नहीं, भाई ने ली, सॉरी, भाई ने ली सिविक 2 साल पहले, कितने की? 30 लाख की। कितने की ली? 30 साल की। 2 साल डेप्रीशिएट करके ये आ गई 25 लाख के ऊपर। ठीक। आज मैं देखता हूं कि करंट कॉस्ट के मुताबिक इसकी वैल्यू क्या बनती है। मैं या तो इसकी मार्केट वैल्यू लगाऊं, दैट इज फेयर वैल्यू, दैट इज फेयर वैल्यू। मैं अगर आज इसकी मार्केट वैल्यू लगाऊंगा, ये क्या होगी? फेयर वैल्यू। अगर मैंने करंट कॉस्ट देखनी है तो मैं देखूंगा आज ये सिविक कितने की है, और इसकी डेप्रिसिएशन निकालना। आज ये सिविक कितने की है? करोड़ की। 2 साल की डेप्रीसिएशन लगाऊं तो ये कितने की बनेगी? से 85 की। 30 से 25 पर आई है। करंट कॉस्ट क्या है इसकी? 85। लेकिन फेयर वैल्यू मेजर करवाऊंगा तो हो सकता है उसकी फेयर वैल्यू 50 लगे। ठीक। करंट कॉस्ट ऐसे निकलेगी। अब पढ़ते हैं जी। करंट कॉस्ट हम लोग कहीं यूज भी करते हैं अपने स्टेटमेंट्स वगैरह में, या बस ये करंट कॉस्ट यूज हो जाती है अगर आपका बिजनेस आपने क्लोज करना या बंद हो रहा है एक हिसाब से, तो तब आपकी मेजरमेंट बेसिस हिस्टोरिकल नहीं रहती, तब आपने चेंज करनी होती, तो तब आप करंट कॉस्ट यूज कर सकते हैं या फेयर वैल्यू यूज कर सकते हैं। करंट कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट एसेट at the measurement date, comprising the consideration that would be paid at the measurement date plus transaction cost that would be incurred at that date. The current cost of liability is the consideration that would be received, मिलेगी, for the equivalent liability at the measurement date minus transaction cost. Current cost, like historical cost, is an एंट्री वैल्यू। करंट कॉस्ट क्या है जी? उप्स, अजीब सी बात आ गई। क्या आ गई? करंट कॉस्ट एंट्री वैल्यू है। एसेट के आने की वैल्यू देखी अभी आपने, क्या है जी? एसेट के एंटर होने की वैल्यू देखी है कि आज मैं लूंगा, वही 2 साल, आज जो वैल्यू है वो 85 लाख है। नए की देखी ना, नए के हिसाब से देखी 2 साल पुराने, तो वो एंट्री वैल्यू है। जबकि फेयर वैल्यू क्या है? बेचने के ऊपर जाएंगे तो वैल्यू क्या है? एग्जिट वैल्यू है। डन। एंट्री वैल्यू, इट रिफ्लेक्ट्स प्राइसेस इन द मार्केट इन विच द एंटिटी वुड एक्वायर द एसेट और वुड इनकर द लायबिलिटी, हेंस इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज एंड फुलफिलमेंट वैल्यू विच आर एग्जिट वैल्यूज। इसके ऊपर एमसीक्यू आया हुआ, यहां से उसने उठाया था एंट्री वैल्यू और एग्जिट वैल्यू की कहानी। वो वाला एक क्वेश्चन लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है जी। हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये आपकी मेजरमेंट बेसिस हो गई हैं मुकम्मल। करंट कॉस्ट इतना प्रैक्टिकल तो नहीं लगता, उतना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन
आपकी कोर्स का पार्ट है, आपकी कोर्स का पार्ट है। यू हैव टू नो, समझा मैंने दिया है क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है। और इस टाइम में इतना ही काफ़ी है समझना। बाकी मेजरली चीज़ें, एक काम करना है आपने बुक उठानी है, बुक में जो पैराज हैं या जो मैंने रिवीजन प्लान में पैराज लिखे हुए हैं वो एटलीस्ट एक दफ़ा पढ़ने हैं और पढ़कर उसमें से जो सी चीज़ आपको समझ लगे वो हाईलाइट करनी है। या मैं इंशाल्लाह कोशिश करके ये उठा के क्या रख दूंगा, ड्राइव में रख दूंगा, यहाँ से देख देख के हाईलाइट कर लीजिएगा। डन, दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। और बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसके ऊपर। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस ड्राइव पे लिंक तो नहीं मिला, मिल जाएगा। सब्रुन जमीलन, इब्तिदाई इश्क़ होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा जी, किधर गया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये है। होप सो यहाँ पे मौजूद होगा। ले बच्चों, a beautiful question here in front of you। एक अच्छा सा क्वेश्चन है आपके सामने। कौन सा जी? स्प्रिंग 23 का। मेरा ख्याल है बोर्ड के ऊपर जगह नहीं है, इसका तिया पांचा इधर ही कर देता हूँ। यहाँ कहीं पे होना चाहिए। क्या हुआ जी, क्यों सारा कुछ गायब हो गया? नहीं, यहाँ पे वर्ड के ऊपर नहीं किया जा सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वर्ड ज़रा सा पुराना है, अगर ज़रा सा नया होता तो पॉसिबल था। ऐसा नहीं हो सकता कि क्लास की टाइमिंग नहीं, आगे पीछे कर किया जा सकता है, थोड़ा बहुत मज़ीद बढ़ा दी जाए, ये चाह रहे हैं ना, बढ़ा दी जाए, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दीजिए, लेकिन 4 बजे तक ले जाया जाए इसको। और हाँ? ब्रेक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। कोशिश करते हैं बात करने की, मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी। कल एक दिन कल आपने देखा, आज बात कर लूँ, आज 6 बजे तक ले चलता हूँ। जी सर, दोपहर का खाने का थोड़ा भाई इंतजाम आपके ज़िम्मे हो गया, क्योंकि आपकी फरमाइश पे बढ़ेगा काम। अच्छा जी, यहाँ पे क्या रीसेंट अटेम्प्ट रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ? जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं, पढ़ने का दिल नहीं करता। जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं, पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, ज़्यादा से ज़्यादा नींद आती है। लेकिन एक बच्चे का मसला नहीं है, पूरी बात है। सर मेरी तो नींदें उड़ गई। उसकी नींदें उड़ गई हैं वो किसी और वजह से होगी। और किसी से पढ़ा नहीं जा रहा। तो बेटा सो जाया करो जब नींद आए तो। और तो बढ़िया है। हैं? जब नींद आए तो सो जाया करो। 22 घंटे नींद आती है, 2 घंटे हम थक जाते हैं सो। नींद तो अभी भी ऐसे दिल नहीं करता। नींद तो अब भी आ रही होगी। क्या सर ने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क शुरू करवा दिया है?
कोई SNP होता, कोई मज़ा आता, कोई थ्रिल होती। ये क्या बच्चों वाली कहानियाँ, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। ये तो मैक्सिमम आएगा भी तो 8 मार्क्स का आएगा। खैर है 8 मार्क्स ही है ना, जाने देते हैं। 92 तो है। क्या 92 तो पीछे है ही ना, 92 में से पास करने की कोशिश करेंगे। उसमें से एक सवाल नहीं आता हमें, वो वाला चैप्टर हमने किया नहीं हुआ। चले कोई बात नहीं है, 80 में से तो आएगा ही ना। 80 में से हमें जनाब, हमने बहुत अच्छा सा सवाल किए हैं और हमारे 40 मार्क्स आए हैं, 50%। आप बिलीव मी, आप अपने ऊपर एनालिसिस कर लो, पिछले स्टूडेंट्स के ऊपर, उनसे पूछ लो जिनके आए हैं 45 मार्क्स, उन्होंने तकरीबन पेपर किया होगा 88 मार्क्स का, 85 मार्क्स का। जितने का पेपर अटेम्प्ट किया उसका 50% तकरीबन 50% हम ले रहे होते हैं, मोर और लेस हम 50% ले रहे होते हैं। लैग कहां पे कर रहे होते हैं, एक सवाल छोड़ देते हैं, उसमें से पासिंग मार्क्स मौजूद होते हैं जो हम छोड़ देते हैं। जितना आता है उतना करके छोड़ो। हाँ, जितना आता है उतना तो करो। हम क्वेश्चन देखते हो, यार ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, हमसे नहीं होगा, ऐसा करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। वैसे खुदा का शुक्र भी अदा करना चाहिए, कभी कभी एक ना आता हो तो चलो कोई नहीं, वही 3-3.25 घंटे हैं जो 85 मार्क्स पे करने हैं एलोकेट, ज़्यादा टाइम मिल गया, लेकिन ओवर रिलैक्स भी नहीं होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है बच्चों कि किसी ने पढ़ा हुआ है, पूरा कोर्स कवर किया हुआ है, जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन हो, ये पॉसिबल नहीं है कि उसमें से वो कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। फॉर्मेट बना दो, फॉर्मेट में आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें पुट इन करना शुरू कर दो, खुद ब खुद चीजें निखर कर आनी शुरू हो जाएंगी। सिर्फ एक फॉर्मेट के ऊपर कहानी है। टाइम का मसला, बस टाइम तो हमारे पास है ही नहीं, पेपर में वैसे ही नहीं होता, तो उसका हल बड़ा आसान सा है। रीसेंट चार अटेम्प्ट्स करना शुरू कर दो अभी से। एक अटेम्प्ट करो, 2-3 दिन बाद दूसरी अटेम्प्ट करो, 3-4 दिन बाद फिर से अटेम्प्ट करो, रीसेंट अटेम्प्ट फिर से एंड पर करो, 3.25 घंटे में बैठ के प्रैक्टिस की प्रैक्टिस, रिवीजन की रिवीजन, और जो आपका टाइम मैनेजमेंट की टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। इट्स वे बेटर to do any mock, even my mock, it is way better to do 4 papers। हम लोग मॉक को भी उस तरीके से नहीं सॉल्व करते। काइंडली मॉक भी सॉल्व करो, 2-3 का सॉल्व करो। किस लिए सॉल्व करो? नॉलेज लेने के लिए नहीं, ये देखने के लिए नहीं कि मुझे कितना आता है, अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के लिए। पेपर वही नहीं आना जो मॉक में आया होगा, उस तरह का कोई उस बंदे ने बनाया होगा, उस बंदे ने बनाया होगा, हमने नहीं बनाया होगा। और उसने हर दफा कोई ट्विस्ट नया लेकर आना है, तभी तो उसकी जिंदगी है। यार आ जाओ ना, टाइम जाया हो रहा है। नहीं तो ना से मैं नहीं बोलता। इधर आ गया, वैसे शायद आ जाए, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अगर चल पड़ेंगे। 10 मिनट हाँ 10 मिनट हो गए हैं खाम खामी। ये कुछ और ही नहीं आया, ये तो EPS आ गया। ये किधर से कूद पड़ा है? मैंने तो इसको कमांड भी नहीं दी थी जनाब, यही भी है। इसी चीज़ की कमांड दी थी, तो उसके अंदर EPS भी तो है ना। किधर गया वो वाला सवाल? पता लगे वो ना आया। नहीं, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो ना आया? तो 36 आ गया। ये कौन सा है? ये है। और ये आ गया जनाब, आपका फेवरेट क्वेश्चन। जनाब इज़्ज़त माप 3 किस्म की मेजरमेंट होती है। एक फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, एक फाइनेंशियल कैपिटल में रियल फाइनेंशियल कैपिटल, और एक है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में इंटरेस्ट का जो है वो
इस्तेमाल किया जाता है, इंटरेस्ट की आपने लेनी होती है एक एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट कहता हूँ, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट लेनी होती है, और वो होती है स्पेसिफिक टू दी प्रोडक्ट। रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में होती है जनरल इन्फ्लेशन लेनी होती है, और हिस्टोरिकल जो मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर चलती है और कुछ भी उस पर एडजस्टमेंट नहीं लेनी होती। हम इंशाल्लाह इस क्वेश्चन के साथ तीनों की डीलिंग कर देंगे। क्या करेंगे? तीनों की डीलिंग कर देंगे। अभी कौन सी डीलिंग क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में है, थोड़ा सा इलाज कर देते हैं। सही लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, ऐसा ही है ना? आ रहा? उसने कहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इक्विटी पोर्शन ओनली इन अकॉर्डेंस विद द फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में इन्फ्लेशन विद रिस्पेक्ट टू दी प्रोडक्ट स्पेसिफिक फॉर द प्रोडक्ट होती है। 1 मार्च 22 पर फलानी कंपनी ने बिजनेस शुरू किया है और 60,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया है, which was used to purchase 2 items, detail of cost and sale of the item on year ended 28 फरवरी 23 है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है उसने कैश डेबिट किया है और कैपिटल क्रेडिट किया है, कितने के साथ? 60 के साथ। उसके पास कैश कितना है? 60 है। क्या है? 60 है। अब इसको मेंटेन करना है उसने 60 को, मींस क्लोजिंग के अंदर उसका 60 आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, कोई एडजस्टमेंट नहीं। उसके पास 60 के ऊपर जनरल इन्फ्लेशन आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? जनरल इन्फ्लेशन आनी चाहिए। अगर उसका कौन सा है? रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, रियल वाली, और 60 के ऊपर 1 प्लस स्पेसिफिक इन्फ्लेशन आनी चाहिए अगर वो चाह रहा है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। ये काम है, ये है मेंटेन करने वाला काम। इंक्रीज किस तरीके से करना है, किस तरीके से मैनेज करना है। ठीक, तीनों चीजें मैंने बता दी कि ये 60 एज इट इज मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में मेंटेन करने का मतलब है जो उनसी चीज ओपनिंग प्लस न्यू कैश, ओपनिंग प्लस न्यू कैश जो रेज हुआ है वही मेंटेन करना है। यहां पर आना चाहिए है 60 मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में, 60 के ऊपर जनरल इन्फ्लेशन लगा दें तो रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में 60 के ऊपर 1 प्लस स्पेसिफिक इन्फ्लेशन लगा दें फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में। ये होनी चाहिए अगर परसेंटेज में सिर्फ कहानी दी हुई है तो। अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। कहता है मेरी 2 प्रोडक्ट्स थी, ए और बी मैंने इससे खरीदी थी, एक 25 की खरीदी थी, एक 35 की खरीदी थी, और मैंने फिर ये बेच दी है 55 और 70 की। उसने मुझे कहा प्रॉफिट एंड लॉस बना दो। क्या बना दो? प्रॉफिट एंड लॉस बना दो। तो सेल मेरी 55 जमा 70 हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल मेरी 25 जमा 35 हो जाएगी, मेरा 65 का जीपी आ जाएगा। ठीक। ऑन अदर हैंड मेरे पास इक्विटी मौजूद है कितने की? 60 की। अब मेरा है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, इससे रिलेटेड वो कहता है जनरल इन्फ्लेशन 8% है, इन्फ्लेशन स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट ए 12% है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगर मैं आज खरीदूं नई तो ये कितने की मिलेगी? एट एंड ऑफ द ईयर 45 है। इट मींस उसने इन्फ्लेशन इंपैक्ट लेने के बाद की वैल्यू दे दी है। तो इसका मतलब ये जो 60 है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन 60 लिया हुआ था। अब ये बढ़कर होना चाहिए सीडी में, एक 25 की प्रोडक्ट थी, एक 35 की थी।
35 वाली का तो फाइनल बता दिया 45 होना चाहिए, और 25 वाले का उसने कहा है 1 प्लस रेट कितना बढ़ेगा, ये 12%, स्पेसिफिक प्रोडक्ट ए बढ़ेगा 12%। मुझे ये बताएं क्या वैल्यू बनेगी? 20, इसकी 28 बनेगी। तो CD फिर इसका मतलब है होना कितना चाहिए? 73 मेंटेन करेंगे अगर हम इसकी कैपेसिटी, तो फिर क्या होगा, ये 73 पर आना चाहिए, तब बात बनेगी। क्या होगी? तब बात बनेगी। तो इसका मतलब है कितना बढ़ाना चाहिए, जस्ट इन्फ्लेशन का फैक्टर कितना बढ़ना चाहिए जी? इन्फ्लेशन का फैक्टर कितना बढ़ना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज, विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन मेरी बढ़नी चाहिए कितनी? 13। मेरे पास था कितना? 60। ये मैंने बढ़ाया और 13 मेरा इन्फ्लेशन का फैक्टर निकालना है एज पर दिस कॉन्सेप्ट। जो कमाओगे उसमें से निकाल के रखना है, बाकी का आप बांट सकते हो। क्या कर सकते हो? बाकी का आप बांट सकते हो, लेकिन 13 बांटना नहीं है, 13 बचा के रखना है। तो अब प्रॉफिट आपका कमाया कितना? 65 में से 13 निकाल के अलग करके रखोगे। इन रूटीन हम यही काम करते हैं प्रैक्टिकली। ये कॉन्सेप्ट को अलग कर दें। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, हम जो कमाते हैं उसमें से निकाल कर जनरल रिजर्व में रख लेते हैं। हम एंट्री पास करते हैं रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और जनरल रिजर्व क्रेडिट। वो असल में यही काम होता है, कह लें। लेकिन यहां पर इस कॉन्सेप्ट के तहत एंट्रियां बनानी है। क्या करनी है? एंट्री बनानी है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट करनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में 13 की एडजस्टमेंट करके इन्फ्लेशन रिजर्व के तौर पर उन्होंने अलग प्रोडक्ट का बना दिया। 25 के साथ डिफरेंस ले लोगे 28 का तो 3 रुपए की आ जाएगी, और 35 के साथ डिफरेंस ले लोगे 45 का तो कितने की आ जाएगी? 10 रुपए की आ जाएगी। तो ये दो एडजस्टमेंट्स 13 की हुई, तो मेरा प्रॉफिट कितना शो हो जाएगा? 52 का, और 13 क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन रिजर्व। 13 का ये, और प्रॉफिट एंड लॉस इक्विटी में आ जाएगा 52 का। अब ये तो मैंने वर्किंग बनाई थी, टोटल अब कर दें, इसमें 52 भी ऐड कर दें, आपका CD बन जाएगा। ठीक है जी, ये आपकी हो गई। अगर आपने इसके हिसाब से देखना है, ओपनिंग इन्फ्लेशन रिजर्व 13 ऐड अप होगा, इक्विटी एडजस्टमेंट आफ्टर इन्फ्लेशन, और ये प्रॉफिट ऐड हुआ, तो ये टोटल 125 हो जाएगा, जो कि मेरा इन दोनों के बराबर है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। अब आपने एडजस्टमेंट करनी है अगर रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में, रियल, तो उसमें जनरल इन्फ्लेशन लेनी है। BD नील था, कैश मेरा आया था 60। अब CD फिर उसके मुताबिक कितना होना चाहिए? 60 के ऊपर 1 पॉइंट कितना बढ़ा दूं? कितना दिया हुआ जी? 8% दिया हुआ है जनरल इन्फ्लेशन। कितना हो जाएगा? 64.8। इसका मतलब मेरा इन्फ्लेशन रिजर्व कितनी आएगी? इन्फ्लेशन के साथ कितना बढ़ाना है? 4.8 की इन्फ्लेशन रिजर्व आएगी। अब एंट्री ट्रांसफर होके क्या आएगी? 4.8 ट्रांसफर होगी। फिर यहां पर अगर यही चीज बन रही होती और लाइट चली जाती, तो लें जी, अगर हमारी होगी क्या चीज भला? जनरल इन्फ्लेशन के साथ रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस होगी, तो हमारा प्रॉफिट तो यही आया होगा 65। रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस होगी। इसमें से एडजस्टमेंट आप 4 पॉइंट कितने की करेंगे? 8 की करेंगे आप, और बाकी का आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा 60.2 का। या आप प्रॉफिट रख देंगे, एडजस्टमेंट की एंट्री कर देंगे, इन्फ्लेशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगी,
और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा। ये जनरल एंट्री सिखाई गई हुई है हमें बुक के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और इन्फ्लेशन रिजर्व क्रेडिट। तो अब आपकी अगर वैसे स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे तो 60, इन्फ्लेशन रिजर्व 40.8, 64.8 हो जाएगा। इसके अंदर प्रॉफिट 60.2 ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग आ जाएगा। अगर आपकी कोई इन्फ्लेशन रिजर्व नहीं है, आप चल रहे हैं किसके ऊपर, आप चल रहे हैं मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस पे, वहां पर आप इक्विटी का अकाउंट बना रहे हैं, तो BD सिफर कैश डेबिट इक्विटी क्रेडिट 60। अब आपको कोई चेंज नहीं करनी, ये 60 ही रहना है, कोई इन्फ्लेशन रिजर्व नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर आप मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में आपका ये 65 ही बनेगा, कोई इन्फ्लेशन रिजर्व नहीं होगी, प्रॉफिट 65 का ही होगा। ओपनिंग 60, कोई इन्फ्लेशन रिजर्व नहीं, 60 और 65 का प्रॉफिट आएगा और टोटल हो जाएगा। ये आपकी पूरी की पूरी क्या है, साइंस है। 3 किस्म की मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में जनरल इन्फ्लेशन, और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस के अंदर स्पेसिफिक टू दी प्रोडक्ट इन्फ्लेशन। लेट्स मूव ऑन। ये वाला काम अगर कभी आपको भूल जाए तो आपके पास स्टैंडर्ड मौजूद है, फ्रेमवर्क में से जाइएगा और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में जाएंगे और 8वां चैप्टर जो है आपका यही कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस का है। ये आपका आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। यहाँ पर आप 8.7 में अगर आप चले जाएंगे, यहाँ पर फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस लिखा हुआ है और यहाँ पर आप लिख लेंगे जनरल इन्फ्लेशन लगती है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में, और ये कांस्टेंट परचेजिंग पावर के लिए इस्तेमाल होती है। और अगर आपकी फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस होगी तो ये आप क्या, इसके अंदर किधर लिखा हुआ है, इसमें पीछे लिखा हुआ है कहीं पे, हाँ जी, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस करंट कॉस्ट बेसिस के ऊपर चलती है। किसके ऊपर? फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस करंट कॉस्ट मींस आज कितने की चीज मिल रही है उसकी बेसिस के ऊपर चलती है। और यहाँ पर कुछ और बातें हैं, तो यहाँ पर आप चीज़ें पढ़ लेंगे तो उम्मीद है कि जी आपका कोई MCQ टाइप कोई भी चीज़ आएगी तो आप आराम से डील कर सकते हैं उसको। ले जी, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से रिलेटेड रिवीजन एंड। चलें जी, क्लोज करें जी, ये वाला एरिया ख़त्म। इसके